1750 तक फ्रांस में सनतकारों, ताजिरों और व्यापारियों का नया तबका जन्म ले चुका था। फ्रेंच गुलामों की तिजारत की फील्ड में ताखीर से दाखिल हुए थे, लेकिन इन्होंने बहुत जल्द इस शोबे में मुनापली कायम कर ली। इसकी बड़ी वजह अफ्रीका था। ये अफ्रीका के ऐसे हिस्सों पर काबिज हो गए थे जहां से तनोमंद गुलाम पकड़कर अमेरिका पहुंचाना और बेचना आसान था। चुनाचे ये देखते ही देखते गुलामों की तिजारत में नंबर 1 हो गए, जिससे पेरिस में दौलत की फरावानी हो गई। पैसे में इजाफा हुआ तो बड़े शहरों, बिलखसूस पेरिस में धड़ाधड़ महलात, फार्म हाउसेस और इमारतें बनने लगीं। तामीरात ने रोजगार के नए जराए पैदा कर दिए, जिसकी वजह से लोग देहात से शहरों में शिफ्ट होने लगे। यूं शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ गया। 1780 तक मुल्क 3 तबकों में तकसीम हो चुका था। मिडिल क्लास ये वर्किंग क्लास थी और मुल्क का 10% थी। हुक्मरान तबका, इसमें शाही खानदान, ब्यूरोक्रेसी और फौज शामिल थी, ये भी 10% थी। और किसान, ये लोग 80% थे। ये तबका मफलूकुल हाल था और इसका गुजारा 20% लोग चलाते थे। शहरों की तोसी और तामीरात में इजाफे की वजह से किसानों की एक बड़ी तादाद गांव और खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में आ गई और रोजगार की फरावानी की वजह से ये भी मुतमईन जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन फिर गुलामों की तिजारत पर पाबंदी भी लग गई। अफ्रीकी मुल्कों के अंदर बेदारी भी शुरू हो गई। यूरोप में तजारती कसाद बाजारी का दौर भी आ गया और अमेरिका में सिविल वार भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से फ्रांस का मुआशी पहिया रुक गया। सनत और तामीरात के शोबे जफाल पजीर हो गए। बेरोजगारी बढ़ने लगी और इसके असरात किसानों पर पड़े। शाही खानदान, ब्यूरोक्रेसी और फौज के अखराजात जूं के तूं थे। चुनाचे हुकूमत टैक्स में इजाफे और इसका दायरा कार बढ़ाने पर मजबूर हो गई। यूं फ्रांस में पहली बार किसानों और मजदूरों पर टैक्स लग गया और इन दोनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। ये लोग भी अब क्योंकि शहरों में रहते थे और अपनी आंखों से बड़े बड़े महलात, फार्म हाउसेस और इमारतें देखते थे, लिहाजा ये सोचने लगे हमारी गुर्बत की वजह इशराफिया है। बादशाह, फौज और ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क तबाह कर दिया है और अगर ये लोग ख़त्म हो जाएंगे तो हम भी अमीर हो जाएंगे। इस सूरत हाल से इनकलाबी लीडरों ने जी भर कर फ़ायदा उठाया। ये आगे बढ़े और पेरिस शहर में तकरीरें और एहतजाज शुरू हो गया। इनकलाब की इस फजा ने एक इनकलाबी लीडर मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को जन्म दे दिया। वो बला का मुकर्रर और तिलिस्माती शख्सियत का मालिक था। वो देखते ही देखते पूरे मुल्क में मकबूल हो गया। वो लफ्ज़ों का शहनशाह था। चुनाचे वो गरीब तबके की उम्मीदों का मरकज़ बन गया। रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो, ये वाक़या भी रोबेस्पियर ने इजाद किया था। वो कहता था मुल्क के तमाम वसाइल पर चोर हुक्मरान और जालिम फौज काबिज है। जब तक ये लोग ख़त्म नहीं होते उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लोग इसकी बात पर यकीन करते थे, लिहाजा वो इकट्ठे होते चले गए और रोबेस्पियर इन्हें लीड करता रहा। अमेरिका की सिविल वार इस दौरान बढ़ गई। फ्रेंच बादशाह लुइस की अमेरिका में बहुत सरमायाकारी थी। वो अमेरिकी सिविल वार में शामिल हो गया। इसकी वजह से फ्रांस का मालियाती बहरान मजीद संगीन हो गया और ये डिफॉल्ट के किनारे पहुंच गया। यूं 5 मई 1789 का दिन आया और फ्रांस में इनकलाब की कार्रवाइयों का आगाज हो गया। इनकलाबी ग्रुपों ने सरकारी इमलाक पर हमले शुरू कर दिए। हुकूमत ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी ओहदेदार भी एक एक करके इनकलाबियों के साथ मिल गए और वो जान बचाने के लिए अपने अफसरों, सरकारी ओहदेदारों और शाही खानदान की मुखबरियां करने लगे। इन मुखबरियों के नतीजे में इनकलाबी लोग अफसरों, ताजरों और शाही खानदान के घरों और महल्लात पर हमले करने लगे। इनकलाबियों ने अशराफियों को सजा देने के लिए गिलोटीन ईजाद कर ली। ये एक बड़ी सी टोका मशीन थी जिसका ब्लेड तेजी से नीचे गिरता था और मुजरिम का सर तन से जुदा हो जाता था। इनकलाबियों ने ये मशीनें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा दी। वो लोगों को पकड़ते, अवामी अदालत में पेश करते, जज सजाए मौत सुनाता, वो गिलोटीन से इसका सर उतारते, उसे हजूम में फेंक देते और हजूम सर का फुटबॉल बना लेता। ये सिलसिला 1789 से 1799 तक 10 साल चला। इन 10 वर्षों में 1,17,000 लोग मारे गए या गायब हो गए। 16,600 लोगों के गिलोटीन के जरिए सर उतारे गए और 3 लाख लोग गिरफ्तार हुए। सरकार का पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो गया। पुलिस, डाक, ट्रांसपोर्ट, अदालत, इंतजामिया और फौज सब कुछ बर्बाद हो गया।
हस्पताल जला दिए गए और डॉक्टर्स कत्ल कर दिए गए। मुल्क भर में मलेशिया बने, असले पर कब्जा हुआ और मुल्क 14 हिस्सों में तकसीम हो गया। आखिर में इनकलाबी आपस में भी लड़ पड़े, जिससे पूरा मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया। रोबेस्पेरी ने 1793 में बादशाह लुइस और मलिका मैरी एंटोनेट के सर गुलोटेन से उतार दिए थे। इस वाक़े के एक साल बाद 1794 में हुजूम ने रोबेस्पेरी को गुलोटेन के नीचे लिटाकर इसका सर भी तन से जुदा कर दिया। यूं बादशाह और इनकलाब का बानी दोनों एक ही अंजाम का शिकार हो गए। आप ये जानकर भी हैरान होंगे, फ्रांस में इनकलाब की बुनियाद 7 लीडरों ने रखी थी। वो तमाम लीडर्स बाद अज़ा हुजूम के हाथों कत्ल हुए और लोगों ने उनके सरों से फुटबॉल खेला। खाना जंगी का ये दौर 10 साल जारी रहा। तारीख इसको रेन ऑफ टेरर कहती है। यहाँ तक कि 1793 में तोलोन शहर में एक कर्नल ने फौज के एक दस्ते की कमान संभाल ली। तोपों से तोलोन शहर फतह किया, शहर के खजाने से फौज की तादाद में इजाफा किया। फिर वो इस फौज को मिस्र ले गया, मिस्री खजाना लूटा और फिर इस रकम से फ्रांस की तितर बितर यूनिटों को इकट्ठा किया। फौज का साइज बढ़ाया। 1797 में पेरिस वापस आया, नाम नहाद हुकूमत का तख्ता लूटा, ताहयात काउंसिल, और फिर वो 1804 में फ्रांस का बादशाह बन गया। उस शख्स का नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट ने तगड़ी फौज के जरिए फ्रांस से मलेशिया और इनकलाबी खत्म किए, सिस्टम बहाल किया और डिक्टेटरशिप की मदद से मुल्क में डिसिप्लिन कायम कर दिया। लेकिन वो रोबेस्पेरी से भी बड़ा पागल था। इसने आगे चलकर पूरे यूरोप की मत मार दी, यूरोप को बर्बाद किया और फिर 1812 में 4 लाख फौज लेकर रूस पर चढ़ गया और सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर मॉस्को तक की ईंट से ईंट बजा दी। इसकी फौज रूस में बर्फबारी में फंसकर तबाह हो गई। वो चंद हजार फौजियों के साथ वापस आया, गिरफ्तार हुआ और एल्बा के जजीरे में कैद कर दिया गया। वहां से फरार होकर दोबारा पेरिस आया, फिर फौज बनाई और यूरोप फतह करने का ऐलान कर दिया। यूरोप उस वक्त तक इससे तंग आ चुका था, चुनाचे बर्तानिया और रूस ने मिलकर इसे वाटरलू में छील कर रख दिया। फ्रांस की पूरी फौज का कीमा बना दिया गया। नेपोलियन को गिरफ्तार करके सेंट हेलेना जजीरा में कैद कर दिया गया और वो वहां 1821 में 52 साल की उम्र में कैंसर की वजह से फौत हो गया। यूं यूरोप ने सुख का सांस लिया। नेपोलियन के बाद फ्रांस में जमहूरियत बहाल हो गई, फ्रांस में अमन भी कायम हो गया, लेकिन फ्रेंच फौज अमलन खत्म हो गई। इसका नतीजा जंग अजीम अव्वल और दोम में फ्रांस की तबाही की शक्ल में निकला। फ्रांस को फौज की कमी की वजह से अपनी तमाम नौ आबादियात से भी हाथ धोना पड़ गया और इसकी सलामती भी दांव पर लग गई। दूसरी जंग अजीम में अगर अमेरिका अपनी फौज फ्रांस ना भिजवाता तो हिटलर इसे कब्रिस्तान बना देता। बहरहाल अमेरिका ने फ्रांस को बचा लिया, लेकिन फ्रांस आज तक अमेरिका को उस एहसान का बदला चुका रहा है। आप शायद इस हकीकत से वाकिफ ना हो, अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1885 में फ्रांस से लाया गया था। मुजस्समा आज़ादी दरिया सीन के किनारे नस्ब था। फ्रांस ने ये देखकर आईफल टावर बचा लिया था, क्योंकि अमेरिका ने आईफल टावर पसंद कर लिया था। फ्रेंच ने मुजस्समा आज़ादी देकर आईफल टावर बचा लिया। इनकलाब फ्रांस को आज 235 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके असरात अभी तक मौजूद हैं। यूरोप में आज भी सबसे ज़्यादा एहतजाज और मारामारी फ्रांस में होती है। क्यों? क्योंकि इनकलाब के असरात फ्रेंच लोगों के DNA में पेवस्त हैं और ये असरात कब तक कायम रहते हैं कोई नहीं जानता। हमारे लोग भी आजकल इनकलाब फ्रांस तलाश कर रहे हैं। हमें ये इनकलाब ज़रूर लाना चाहिए, मगर हमें इससे पहले ये फैसला करना होगा, क्या हम लोग गलियों में 10-15 लाख लाशें अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हम बिजली, गैस, पानी, तालीम, हस्पताल, सड़क, गाड़ी, पेट्रोल, पानी, सेवरेज, मार्केटों और करेंसी के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या हम मुल्क को 28 हिस्सों में तकसीम देख सकते हैं? क्या हम कच्चे के डाकुओं की तरह 100-200 वॉर लॉर्ड्स के सामने नाक से लकीरें निकाल सकते हैं? क्या हम 10-15 साल कहत में जिंदा रह सकते हैं? क्या हम दूसरे का गोश्त खा सकते हैं? और क्या हम उन आलमी फ़ौजों की मार खा सकते हैं जो एटम बॉम्ब की तलाश में हम पर यलगार करेंगी और हमारे मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगी? अगर इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है तो फिर बिस्मिल्लाह करें।
انقلاب فرانس زیادہ دور نہیں ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں، وہ انقلاب جس دن آ گیا اس دن پہلے عوام مریں گے اور پھر ساری انقلابی قیادت عوام کے ہاتھوں پھانسی چڑھے گی، اور اس کے بعد ملک میں قبروں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ اس دن سے پہلے ایک بار عقل کو ہاتھ مار لیں اور ان سب انقلابیوں کو اکٹھا بٹھا لیں، اور جو نہ بیٹھے اسے جوتے ماریں یا پوری زندگی جیل میں بٹھائیں۔ یہ ملک پھر بچے گا، ورنہ فرانس تو انقلاب کے 10 سال سہ گیا تھا۔ ہم ہفتہ بھی انقلاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں کو کھا جائیں گے، یہ سڑکوں پر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیں گے، اور ان میناروں کی چوٹی پر ان لوگوں کے سر ہوں گے جو اس وقت فرما رہے ہیں، ہم طاقتوروں کے علاوہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔